दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। राहुल गांधी ने जिस तरह यह कहा कि चाहे कुछ भी हो वह केंद्र सरकार को जाति आधारित गणना कराने के लिए विवश करेंगे, उससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि कांग्रेस उन क्षेत्रीय दलों से भी आगे निकलना चाहती है जो पहले से ही जातिवार गणना पर जोर देते चले आ रहे हैं। यह वही कांग्रेस है जिसने मंडल आयोग की रपट लागू किए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह पर देश को जातीय आधार पर बांटने का आरोप लगाया था। आज कांग्रेस जैसे जातिवार गणना पर जोर दे रही है, वैसे ही इसकी भी मांग कर रही है कि महिला आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की महिलाओं को भी शामिल किया जाए। लेकिन जब संप्रंग सरकार के समय राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था तो उसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं था। स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा बदल रही है और इस क्रम में वह क्षेत्रीय दलों वाले तौर तरीके अपना रही है। कांग्रेस जब से केंद्र की सत्ता से बाहर हुई है वह अपनी विचारधारा को लेकर भ्रमित है। वह अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए बार बार अपने मुद्दे बदल रही है। इसका परिणाम यह है कि वह अपनी मूल विचारधारा खोती जा रही है। आज किसी के लिए यह समझ पाना कठिन है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। कांग्रेस आज भले ही जातिवार गणना को अपना मुख्य मुद्दा बना रही हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मनमोहन सरकार ने 2011 में सहयोगी दलों के दबाव में जाति आधारित जनगणना तो कराई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने अपने पिछले शासन में जातिवार गणना कराई थी, लेकिन उसके भी आंकड़े उसने जारी नहीं किए थे। यदि राहुल गांधी जातिवार गणना को इतना ही आवश्यक समझ रहे हैं तो फिर वह कर्नाटक की अपनी सरकार से जाति गणना के आंकड़े जारी करने को क्यों नहीं कहते। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि कांग्रेस समेत अन्य दल आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से मिजोरम को छोड़कर शेष 4 राज्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जातिवार गणना को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। यह ठीक है कि भाजपा को अनुसूचित जातियों जनजातियों के साथ ओबीसी समुदाय के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल है और मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से इन वर्गों को अच्छा खासा लाभ भी मिला है, लेकिन उसे जातिवार गणना के मुद्दे का सामना करना ही होगा। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति और आबादी है। यह एक सच्चाई भी है।
लेकिन भाजपा को चुनावी विमर्श बदलने के साथ ही यह भी स्थापित करना होगा कि समाज को जाति के आधार पर बांटे बिना भी सामाजिक न्याय की राजनीति की जा सकती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि यह जगत एक विशाल पागलखाना है, यहाँ सभी पागल हैं। कोई धन के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई नाम और यश के लिए, और कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो ईश्वर के लिए पागल हैं। जिस प्रकार विक्षिप्त रोगी को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह मानसिक रूप से असामान्य है, उसी प्रकार हम सब किसी न किसी उन्माद से ग्रस्त हैं और हमें हमारी यह स्थिति सामान्य लगती है, क्योंकि जिस अभिलाषा को, महत्वाकांक्षा को सिर पर सवार कर लिया, वह पल भर भी रुककर विचार करने ही नहीं देती है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा हुआ मनुष्य कहीं याचना कर रहा है, कहीं धन कमाने के पीछे भाग रहा है, कहीं चौर्य कर्म में प्रवृत्त है, कहीं वासना में लिप्त है, कहीं अनैतिक कार्य में लगा हुआ है। उसे बस संग्रह करना है, स्वयं को तुष्ट करना है, स्वयं से बढ़कर उसका कोई सुख नहीं। इससे किसी का अनिष्ट होता हो तो भी वह विचलित नहीं होता। जब कभी भी हम स्वार्थी बनकर अपने सुख मात्र के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी का अहित अवश्य होता है। आज मनुष्य दाता बनना ही भूल गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि बिना स्वार्थ कोई किसी को समय का दान भी नहीं देता है। ईश्वर के प्रति जिनकी अनन्य भक्ति जाग चुकी है, उन्हें लोग प्रायः वैरागी और असामान्य मान लेते हैं। वस्तुतः ईश्वर की भक्ति में लीन होकर संसार को बिसरा देना अन्य प्रकार के रागावेश से श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति कम से कम किसी का अनिष्ट नहीं करता। सांसारिक दृष्टि से ऐसे लोगों को पलायनवादी, असफल और अव्यवहारिक समझ लिया जाता है। मीराबाई, कबीर और चैतन्य महाप्रभु जैसे उच्च कोटि के संतों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। असल में संसार के बनाए मानदंडों पर जो व्यक्ति खड़ा नहीं उतरता, उसे संसार अपनी सुविधा से कुछ भी घोषित कर देता है। स्टॉप।